हेलो दोस्तों, न्यू मॉर्निंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपने जो टॉपिक है वो टॉपिक है राजस्थान की प्राचीन सभ्यता। पहले वाले जो पार्ट के अंतर्गत अपन ने पढ़ी कालीबंगा और अहाड़ सभ्यता। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख ले। अपने पहले वाले जो पार्ट के अंतर्गत अपने कालीबंगा और अहाड़ सभ्यता पढ़ी। आज इसी सभ्यता के अपन को आगे बढ़ाने हैं, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता। देखिए आज अपन दो सभ्यता पढ़ेंगे। यदि आपने न्यू मॉर्निंग क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर ले, क्योंकि इसमें अपन राजस्थान जी की पूरी यानी हर टॉपिक पटवार, रीट, कांस्टेबल सभी का इसके अंतर्गत डालते हैं। अब देखिए आप आगे जो प्राचीन सभ्यता है इसमें आप पढ़ना है तीसरी सभ्यता, यानी आज की जो पहली सभ्यता अपन को पढ़नी है वो है बैराट सभ्यता। आज की जो अपनी जो सभ्यता वो सभ्यता कौन सी है? बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता तो सबसे पहले इस सभ्यता की बात करें कि ये सभ्यता राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत है, तो ये जो जिला है वो किस जिले के अंतर्गत है? जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। कालीबंगा हनुमानगढ़ में थी, अहाड़ सभ्यता उदयपुर में थी और बैराट सभ्यता राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। उसके बाद बात करें, देखिए इस सभ्यता का जो प्राचीन जो नाम है वो प्राचीन नाम क्या है? तो इस सभ्यता का प्राचीन नाम विराट नगर, प्राचीन नाम इसका आता है वो विराट नगर। विराट नगर। तो देखिए आप राजस्थान के जो जनपद की बात करें तो एक जनपद आता है सूरसेन जनपद और एक आता है मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद में जो जिले आते हैं वो प्रमुख रूप से कितना आते हैं? 4। ये मत्स्य प्रदेश में 4 जिले आते थे। तो ये जो अपनी विराट नगर है ये बताया जाता है, यानी महाभारत के अंतर्गत इसका उल्लेख मिलता है कि विराट नगर मत्स्य जनपद की राजधानी थी। यानी बैराट जो है वो मत्स्य जनपद की क्या थी? राजधानी थी। और उसका उल्लेख जो मिलता है अपन को किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है महाभारत में। महाभारत में उल्लेख मिलता है महाभारत में कि मत्स्य जो जनपद की जो राजधानी थी वो राजधानी कौन सी थी? विराट नगर थी। और सूरसेन जनपद है जिसमें अपने भरतपुर, धौलपुर, प्रोलिट जो डिस्ट्रिक्ट आर के है, तो उसकी जो राजधानी थी उसकी राजधानी कौन सी थी? तो मथुरा प्रदेश, यानी मथुरा यूपी वर्तमान के अंदर पड़ता है, वो सूरसेन जनपद की राजधानी थी। और मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो राजधानी कौन सी थी? विराट नगर थी। यानी बैराट सभ्यता का जो प्राचीन नाम आ गया वो प्राचीन नाम क्या आता है? विराट नगर के नाम से ये जाना जाता है। इसके बाद अगर बात करें कि इस सभ्यता की खोज कब हुए या किसने की? सभ्यता की खोज। तो देखिए सभ्यता की जो खोज होती है इसकी जो तारीख है वो तारीख है 1936 और 37, यानी 2 तारीखें आपको याद रखनी है। 1936 और 37 ईस्वी में इसकी जो खोज करने वाला जो व्यक्ति है वो आ गया खोजकर्ता। इसका जो खोज करता है वो खोज करता है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने बैराट सभ्यता की जो खोज की थी वो खोज कब की थी? 1936-37 के अंतर्गत की। और ध्यान रखिए कालीबंगा की जो खोज होती है वो 1952 में अमलानंद घोष करता है। और वहीं अगर बात करें अपना अहाड़ सभ्यता की तो अहाड़ सभ्यता की जो खोज करता है 1953 ईस्वी में और वो अक्षय कीर्ति व्यास करता है। और बैराट सभ्यता की जो खोज करता है वो कौन करता है? दयाराम साहनी। और खोज कब होती है? 1936 और 37 ईस्वी के अंतर्गत इसकी खोज होती है। लेकिन बात करें इस सभ्यता का विस्तृत जो उत्खनन किया, तो आप बात करें इस सभ्यता में यानी बैराट सभ्यता के उत्खनन जो करता है सभ्यता का है वो उत्खनन करता कौन है? तो उत्खनन करता 2 व्यक्ति जुड़ते हैं यहाँ पे। एक व्यक्ति है जिसका जो नाम है वो नाम है कैलाश दीक्षित। जिस प्रकार से कालीबंगा सभ्यता की जो खोज अलग व्यक्ति आता है और उत्खनन के अंतर्गत जो अलग व्यक्ति आता है, उसी प्रकार से अपने बैराट जो सभ्यता है इस बैराट सभ्यता में भी उत्खननकर्ता में 2 व्यक्ति के नाम जुड़ते हैं। एक का नाम है कैलाश दीक्षित और एक का नाम है नील रतन बनर्जी। नील रतन बनर्जी
नामक व्यक्ति ने इस सभ्यता का क्या किया, उत्खनन किया था विस्तृत रूप से। तो कैलाश दीक्षित और नील रतन बनर्जी का संबंध किस सभ्यता से आता है, तो वो आता है बैराट सभ्यता से आता है। अगली बात करें इस सभ्यता से, देखो अगर कालीबंगा की ही बात करें अपन, तो कालीबंगा में जो उत्खननकर्ता में जो दो व्यक्ति आए थे, एक आया था बालकृष्ण थापर और एक आया था ब्रजवासी लाल। उसी प्रकार से यहाँ से कैलाश दीक्षित और नील रतन बनर्जी जो बैराट सभ्यता से इनका संबंध आता है, ध्यान रखिए। इसके बाद इस बात करें कि ये जो सभ्यता है, ये सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित है, तो देखिए ये जो सभ्यता है, ये सभ्यता अर्जुन की गंगा के नाम से जो प्रसिद्ध राजस्थान में नदी है, वो नदी कौन सी है, बाणगंगा। बाणगंगा नदी का जो उद्गम होता है वो जयपुर से होता है, बैराट से। तो इसी बाणगंगा नदी के किनारे जो विकसित सभ्यता है, तो वो सभ्यता कौन सी है, बैराट सभ्यता है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे थी, आहड़ सभ्यता ऐड नदी या बैडच या बनास नदी के किनारे विकसित थी, और ये अपनी किस नदी के किनारे विकसित है, तो बाणगंगा नदी के किनारे विकसित है, ध्यान रखें। अगली बात करें तो इस सभ्यता से, यानी जो अपनी बैराट जो सभ्यता है, इस सभ्यता से 3 पहाड़ियाँ खोजी गई। इस सभ्यता से 3 पहाड़ियाँ मुख्य रूप से खोजी गई, यानी 3 पहाड़ियाँ खोजी गई। और वो 3 पहाड़ियाँ है, वो 3 पहाड़ियों के नाम क्या है, तो इसमें देखो पहली जो पहाड़ी है उस पहाड़ी का नाम है बीजक डूंगरी। उसके बाद की बात करें यहाँ पे तो भीम डूंगरी है, और एक डूंगरी है गणेश डूंगरी। यानी इस सभ्यता से 3 पहाड़ियाँ खोजी गई। एक पहाड़ी का नाम बीजक डूंगरी है, एक पहाड़ी का नाम गणेश डूंगरी है, और एक पहाड़ी का नाम क्या है, भीम डूंगरी, इसके अंतर्गत ये आती है। तो प्रमुख रूप से 3 पहाड़ियाँ खोजी गई थी, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी और बीजक डूंगरी, यानी 3 पहाड़ियाँ यहाँ से खोजी गई। इसमें सबसे ज़्यादा जो आईएमपी है वो आईएमपी कौन सी है, बीजक डूंगरी। तो बीजक डूंगरी की बात करें अपन, देखें कि ये जो सभ्यता स्थल है, यानी ये आपकी बाणगंगा नदी बह रही है, और इस बाणगंगा नदी का जहाँ से उद्गम हो रहा है वहाँ से ही 3 पहाड़ियाँ हैं, 1, 2 और 3 पहाड़ियों के अंतर्गत देखो ये जो हो गई वो कौन सी हो गई, बीजक डूंगरी, ये आपकी भीम डूंगरी, और ये आपकी गणेश डूंगरी। तो 3 डूंगरियाँ यहाँ पे खोजी जाती है। उसमें सबसे ज़्यादा जो आईएमपी, वो आईएमपी कौन सी है, बीजक डूंगरी। तो बीजक डूंगरी की अपन बात करें तो बीजक डूंगरी से क्या प्रश्न बनते हैं, तो देखो इस डूंगरी से क्या क्या इस सभ्यता से मिला और क्या नहीं मिलता है, यानी इस पहाड़ी से। तो इस पहाड़ी से अगर अपन बात करें तो जयपुर के जो राजा थे उस राजा का नाम है सवाई राम सिंह। 1857 की क्रांति के समय जो जयपुर के जो शासक थे उस शासक का नाम क्या था, सवाई राम सिंह सेकंड, या जयपुर को जो गुलाबी रंग से जो रंगवाया जो शासक कौन था, तो सवाई राम सिंह सेकंड था। तो सवाई राम सिंह सेकंड के समय इस पहाड़ी से एक चीज़ मिलती है, यानी यहाँ से सोने का कलश। सोने का जो कलश खोजा गया बीजक डूंगरी से, वो किसके समय खोजा गया, तो वो खोजा गया था सवाई राम सिंह के समय। सवाई राम सिंह के समय ये सोने का कलश यहाँ पे मिलता है, और इस कलश के अंतर्गत, यानी जो ये कलश है, इस कलश में गौतम बुद्ध की अस्थियों के अवशेष मिलते हैं। यानी सवाई राम सिंह के समय बीजक डूंगरी से सोने का जो कलश खोजा गया, उस सोने के कलश के अंतर्गत गौतम बुद्ध की अस्थियों के अवशेष मिलते, ऐसा इसके अंतर्गत माना जाता है। तो बीजक डूंगरी से अगर खोजा गया जो स्थल की बात करें
तो सबसे पहले यहाँ पे अपन बात करें कि सोने का कलश, और ये सोने का कलश जो खोजा गया वो किसके समय खोजा गया, तो सवाई राम सिंह सेकंड के समय, और 1857 की क्रांति के समय जयपुर के जो शासक थे ये सवाई राम सिंह सेकंड ही थे। और सवाई राम सिंह सेकंड ने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का तन मन धन से सहयोग किया। इसी के उपलक्ष्य में इनको सितारे हिंद की उपाधि भी दी गई थी। और ध्यान रखिए ये अपने जो सवाई राम सिंह सेकंड थे इन्होंने जयपुर को गुलाबी रंग से भी रंगवाया था, जबकि जयपुर को बसाने वाला जो शासक था वो कौन था, सवाई जयसिंह थे। तो सवाई जयसिंह ने जयपुर नगरी की स्थापना की, लेकिन जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया वो था अपने सवाई राम सिंह। इसके बाद अपन बात करें इस बीजक डूंगरी से और क्या मिलता है, तो देखिए अपन इस बीजक डूंगरी से 2 शिलालेख खोजे गए। जो यहाँ पे इस बीजक डूंगरी से 2 शिलालेख खोजे गए, तो 2 शिलालेख वो कौन से थे, तो पहला शिलालेख जिसका नाम है भाबरू का शिलालेख प्रथम, और दूसरा यहाँ पे भाबरू का शिलालेख सेकंड। यानी बैराट सभ्यता से 2 शिलालेख खोजे गए, एक शिलालेख भाबरू का शिलालेख प्रथम और दूसरा है भाबरू का शिलालेख सेकंड। ये जो शिलालेख खोजे गए ये शिलालेख कब खोजे, तो देखो भाबरू का शिलालेख जो पहला जो शिलालेख है इसकी जो खोज होती है वो खोज होती है 1837 ईस्वी में। 1837 ईस्वी में इसकी खोज होती है। और भाबरू के शिलालेख सेकंड की जो खोज होती है वो होती है 1871 और 72 ईस्वी में, यानी इस शिलालेख की खोज होती है। तो 1837 ईस्वी में भाबरू के शिलालेख प्रथम की जो खोज की थी जिसका नाम क्या है, तो उसका नाम है कैप्टन बर्ट। कैप्टन बर्ट ने 1837 ईस्वी में बीजक डूंगरी यानी बैराट सभ्यता से भाबरू का शिलालेख खोजा गया। और 1871-72 में ये कालाइल नामक व्यक्ति था, कालाइल नामक व्यक्ति ने यहाँ पे भाबरू का शिलालेख एक और खोजा गया, यानी ये छोटा था और ये भाबरू का शिलालेख थोड़ा बड़ा था। और ये जो दोनों जो शिलालेख है ये शिलालेख किस राजा से संबंध है, तो मौर्य शासक यानी मौर्य जो राजा था, जो इनका प्रसिद्ध मौर्य शासक अशोक का, यानी ये दोनों जो शिलालेख जो संबंधित है वो किस राजा से है, तो मौर्य राजा सम्राट अशोक से ये संबंधित है। इन शिलालेखों से जो प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न क्या बनते हैं, इनमें क्या अशोक के बारे में जो अपन को जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले देखो इस शिलालेखों की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत यहाँ पे पहली विशेषता की बात करें तो अशोक को यानी सम्राट अशोक को मगध का राजा बताया। यानी सबसे पहले अगर बात करें कि इस शिलालेख के अंतर्गत अशोक को मगध का राजा बताया जाता है भाबरू के शिलालेख प्रथम के अंतर्गत। तो अशोक को मगध का राजा भाबरू के शिलालेख प्रथम में बताया। दूसरी विशेषता की अगर बात करें इसके अंतर्गत है तो अशोक ने अपने जीवन में जो अंतिम समय में, यानी अशोक ने अपने जीवन में अपने जीवन के अंतिम समय में बौद्ध धर्म ग्रहण किया। अशोक ने अपने जीवन के अंतिम समय में जो बौद्ध धर्म ग्रहण किया, ये बौद्ध धर्म जो ग्रहण करता है ये किस शिलालेख के अंतर्गत इसकी जानकारी मिलती है, तो भाबरू के शिलालेख प्रथम के अंतर्गत मिलती है। तो ये अशोक ने अपने जीवन के अंतिम समय में जो बौद्ध धर्म ग्रहण करता है इसकी जानकारी किस शिलालेख के अंतर्गत मिलती है, तो वो मिलती है भाबरू के शिलालेख के अंतर्गत। उसके बाद में अशोक के जो त्रिरत्न थे, यानी इन्होंने त्रिरत्न चलाए, तो 3 शब्द थे। एक शब्द जैसे धम्म, उसके बाद में बुद्ध और उसके बाद में संघ, यानी ये तीनों शब्द यहाँ पे लिखे हुए मिलते इस शिलालेख के अंतर्गत। तो बुद्ध, धम्म और संघ
ये इस बीजक डूंगरी से खोजा गया भाबरू का शिलालेख प्रथम के अंतर्गत मिलता है। बुद्ध, धम्म और संघ, या धम्म, बुद्ध और संघ, ये तीनों शब्द जो लिखे हुए मिलते हैं ये भाबरू के शिलालेख प्रथम के अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं, यानी इस पर ये उत्कीर्ण थे ये तीनों शब्द। उसके बाद बात करें तो अशोक ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया, यानी अशोक ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया, यानी गौ हत्या कानूनी विरुद्ध माना गया था कि गौ हत्या नहीं करनी है, तो गौ हत्या पर प्रतिबंध जो लगाया इसकी जानकारी जो अपन को मिलती है वो किस शिलालेख के अंतर्गत मिलती है, तो वो मिलती है भाबरू के शिलालेख प्रथम के अंतर्गत ये अपन को जानकारी मिलती है। इसके बाद बात करें कि भाबरू के जो शिलालेख थे, इन भाबरू के शिलालेखों की जो लिपि थी वो लिपि कौन सी थी, यानी किस लिपि के अंतर्गत ये खुदे हुए थे, तो ये थे बुस्टोफिदन लिपि। लिपि से खुदे हुए मिले, यानी दाएं से बाएं और बाएं से दाएं जो लिपि है बुस्टोफिदन, तो बुस्टोफिदन लिपि से ये भाबरू के शिलालेख यहाँ पे खुदे हुए मिलते हैं, तो ये आपको ध्यान रखें। और वर्तमान की अगर बात करें कि ये दोनों शिलालेख है कहाँ पे है, तो 1840 ईस्वी में, 1840 ईस्वी की बात करें अपन तो देखो यहाँ पे भाबरू का शिलालेख पहला खोजा गया, उसके बाद में सेकंड वाला खोजा, तो सेकंड वाला को बाद में, और फर्स्ट वाले जो शिलालेख इसको 1840 ईस्वी में कलकत्ता संग्रहालय के अंतर्गत रखवा दिया गया था। तो वर्तमान में ये दोनों ही जो शिलालेख है वो शिलालेख कहाँ रखे हुए हैं, तो ये कलकत्ता संग्रहालय के अंतर्गत रखे हुए मिलते हैं, ध्यान रखें। तो ये इस सभ्यता से जो सबसे ज़्यादा जो आईएमपी है वो भाबरू का शिलालेख पहला वाला ही आईएमपी है। इसमें ये 4 चीज़ें अशोक से संबंध ध्यान रखें, और इसकी खोज किसने की थी वो आपको ध्यान रखना है। तो कैप्टन बर्ट था, 1837 में इसकी खोज होती है। अशोक को इसमें मगध का राजा बताया। अशोक ने अपने जीवन में जो बौद्ध धर्म ग्रहण किया इसकी जानकारी अपन को इसमें मिलती है। बुद्ध, धम्म और संघ तीनों शब्द इसमें उत्कीर्ण मिलते हैं। और अशोक ने जो गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया उसकी जानकारी भी अपन को इस शिलालेखों के अंतर्गत मिलती है। वर्तमान में ये दोनों शिलालेख कहाँ पे हैं, तो ये कलकत्ता संग्रहालय के अंतर्गत रखे हुए मिलते हैं। इसके बाद बात करें इस पहाड़ी से और क्या मिलता है, तो यहाँ पे देखो इस बीजक डूंगरी से एक मिलता है यहाँ पे बौद्ध विहार मंदिर या स्तूप यहाँ पे देखने को मिलता है। यानी इस पहाड़ी से एक मंदिर मिला, जो मंदिर वो कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित है मंदिर है, बौद्ध विहार मंदिर या बौद्ध स्तूप मंदिर ये मिलता है। तो ये भी इस सभ्यता से मिलता है, ध्यान रखना। लेकिन इस बौद्ध विहार मंदिर के बारे में आपके जो इसके खोज करता है दयाराम साहनी, यानी दयाराम साहनी के अनुसार हूण शासक मिहिर कुल ने बौद्ध मंदिर को ध्वस्त करवाया, ऐसे अपन को जानकारी मिलती है। यानी दयाराम साहनी कहते हैं कि यहाँ पे जो बौद्ध धर्म जो ये खंडर अवस्था के अंतर्गत मिला, तो ये इन्होंने अपना आकलन लगाया और कहा कि दयाराम साहनी के अनुसार, यानी ये व्यक्ति कहता है कि हूण जो शासक था जिसका नाम था मिहिर कुल ने इन बौद्ध मंदिरों को यहाँ पे ध्वस्त करवा दिया, यानी तुड़ा दिया। ये कहने वाला जो व्यक्ति वो व्यक्ति कौन है, दयाराम साहनी नामक व्यक्ति था, जिसने ऐसा माना कि इन मंदिरों को मिहिर कुल यानी हूण शासक था जिसने इनको ध्वस्त कराया था। इसके बाद यहाँ पे बात करें इसी पहाड़ी से, यानी बीजक जो पहाड़ी है, इस बीजक पहाड़ी से यानी एक मूर्ति मिलती है गौतम बुद्ध की प्रतिमा। गौतम बुद्ध की जो प्रतिमा मिलती है वो इस पहाड़ी से मिलती है। और पहले भी देखो यहाँ पे सवाई राम सिंह के समय सोने का जो कलश खोजा गया जिसमें गौतम बुद्ध की अस्थियों के अवशेष मिलते हैं। यहाँ पे गौतम बुद्ध की प्रतिमा मिली है जो ये मथुरा छाप शैली की थी।
यानी मथुरा शैली से ये प्रतिमा निर्मित थी। तो गौतम बुद्ध की जो प्रतिमा मिलती है वो किस सभ्यता से मिलती है, तो बैराट सभ्यता से। और किस पहाड़ी से मिलती है, तो ये बीजक पहाड़ी से मिलती है, ध्यान रखिए। उसके बाद अगर बात करें इस सभ्यता से सिक्कों की बात करें, तो इस सभ्यता से एक यूनानी सिक्का मिला। यूनानी सिक्का जो मिलता है वो किस सभ्यता से मिलता है, तो बैराट सभ्यता से एक क्या मिलता है, यूनानी सिक्का मिलता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है यूनानी जो सिक्के हैं वो 6 जो आपको सिक्के मिलते हैं वो आहड़ सभ्यता से मिलते हैं। और आहड़ सभ्यता में जब मैंने अगले वीडियो में पढ़ाया तो वहाँ पे जो 6 आपको यूनानी सिक्के मिले थे, एक सिक्के के ऊपर आपको पता है त्रिशूल का चित्र, यानी एक सिक्का था जिसके एक तरफ त्रिशूल का चित्र अंकित था और दूसरी तरफ यूनानी जो राजा था जिसका नाम था अपोलो का तीर लिए हुए जो एक चित्र अंकित था, यानी एक यूनानी सिक्का मिला। कुल जो सिक्के मिले आहड़ सभ्यता में वो 6 मिले। एक सिक्के के ऊपर एक तरफ त्रिशूल का चित्र था और दूसरी तरफ उसमें यूनानी राजा अपोलो का तीर लिए हुए एक चित्र अंकित था। जबकि ध्यान रखना राजस्थान की जो रेड सभ्यता है जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहते हैं, टोंक के अंतर्गत है। यहाँ पे चांदी की 8 मुद्राएं या चांदी के पंचमार्क सिक्के मिले, लेकिन वहाँ पर भी एक यूनानी जो सिक्का मिला जो एक खंडित सिक्का था और उसके ऊपर भी यूनानी राजा का चित्र अंकित मिलता है। यहाँ पे यानी बैराट सभ्यता से भी क्या मिलता है, एक यूनानी सिक्का आपको मिलता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थी अपनी बीजक डूंगरी। इसके बाद में देखो भीम डूंगरी की बात करें, इस भीम डूंगरी के ऊपर ऐसा क्या मिलता है, तो यहाँ पर मिलता है भीम कुंड। भीम कुंड या इसी को कहते हैं भीमलत कुंड। भीमलत कुंड या भीम कुंड मिलता है, वो इस भीम डूंगरी पर मिलता है। और बताया जाता है कि इस कुंड का जो निर्माण होता है वो निर्माण भीम ने द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए अपने पैर से लात मारकर इस कुंड का निर्माण किया। तो भीमकुंड जो देखने को मिलता है वो किस सभ्यता में मिलता है, तो बैराट सभ्यता में मिलता है। और किस नदी के किनारे मिलता है, तो ये सॉरी किस डूंगरी पर मिलता है, तो ये भीम डूंगरी के ऊपर देखने को मिलता है। तो ये थी अपनी बैराट सभ्यता जो मुख्य रूप से एग्जाम दृष्टि से जो आईएमपी प्रश्न बनते हैं उनके अपने सारी इनके अंदर चर्चा की। आपको जो मुख्य याद रखना है वो याद रखना है भाब्रू का शिलालेख प्रथम। और इस शिलालेखों के अंतर्गत क्या क्या अशोक से संबंधित जो मिलते हैं वो आपको ध्यान रखें और इसकी खोज और इनके उत्खननकर्ता के भी आप इनमें नाम ध्यान रखें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी अपन को एक सभ्यता और पढ़नी है और वो सभ्यता अपन कौन सी पढ़ेंगे, गणेश्वर सभ्यता। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब देखिए अपन एक और जो सभ्यता है इसके साथ में है वो सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। वो सभ्यता छोटी है लेकिन उसके भी एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं और आरपीएससी एग्ज़ाम में लगभग जो 4 सभ्यता है उसी में से प्रश्न बन के आता है सेकंड ग्रेड पेपर के अंतर्गत। और या फिर राजस्थान पटवार या किसी भी एग्ज़ाम के अंतर्गत हैं तो उसमें अपन वैसे सारी सभ्यता पढ़ेंगे, लेकिन 4 जो सबसे मुख्य है उसमें 2 अपन ने पढ़ ले। एक अपन ने अभी बैराट सभ्यता पढ़े और अब एक सभ्यता और पढ़नी अपन को। वो सभ्यता कौन सी है, गणेश्वर सभ्यता। तो गणेश्वर सभ्यता की बात करें तो एक पहाड़िया जिस पहाड़िया का नाम है खंडेला की पहाड़िया। खंडेला की जो पहाड़िया है ये पहाड़ियाँ राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है, तो ये आती है सीकर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। खंडेला की जो पहाड़ियाँ है ये पहाड़ियाँ किस जिले के अंतर्गत आती है, तो ये सीकर के अंतर्गत आती है। और इन पहाड़ियों से एक नदी का उद्गम होता है और उस नदी का जो नाम है वो नाम क्या है, कातली नदी। और कातली नदी इस प्रकार से राजस्थान में बहती है और ये नदी मंडरेला गांव झुंझुनू की सीमा पर जाकर ये नदी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यानी ये नदी राजस्थान के 2 जिलों में बहती है, सीकर और झुंझुनू के अंतर्गत ये नदी बहती है। आंतरिक प्रवाह तंत्र की यानी नदी जो बहती है उस नदी का नाम क्या है, तो वो नदी है कातली नदी। कातली नदी का जो उद्गम होता है ये उद्गम खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से होता है
और इसका अंत जो होता है वो मंडरेला गांव झुंझुनू के अंतर्गत होता है। राजस्थान के ये 2 डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत बहती है। और आंतरिक प्रवाह तंत्र की दृष्टि से अपन देखते हैं तो ये सबसे लंबी नदी है राजस्थान की, जिसकी लंबाई लगभग 100 किलोमीटर है, जो पुणे से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। लेकिन केवल अगर इतना ही प्रश्न आए कि आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो घग्गर नदी है। लेकिन पुणे से राजस्थान की, यानी उसका उद्गम भी राजस्थान से हो रहा है और अंत भी इसका राजस्थान से हो रहा है, तो नदी कौन सी है? कातली नदी है, जो 2 डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत बहती है। इस नदी के किनारे यानी यहाँ इस क्षेत्र के अंतर्गत एक सभ्यता विकसित है और उस सभ्यता का नाम है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर जो सभ्यता है, ये सभ्यता राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है? तो यह है नीम का थाना, नीम का थाना सीकर, नीम का थाना सीकर कातली नदी के किनारे जो विकसित सभ्यता है वो सभ्यता कौन सी है? तो गणेश्वर सभ्यता विकसित है, ध्यान रखिए। इस सभ्यता की अगर बात करें तो इस सभ्यता से सबसे पहले इनकी काल की बात करें तो ये ताम्रयुगीन काल के अंतर्गत आती है। तो इस सभ्यता के उपनाम, इस सभ्यता के जो उपनाम है वो उपनाम 2 इसके उपनाम हैं। जैसे पहला इसका उपनाम है वो उपनाम हो गया ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। ताम्रयुगीन सभ्यता की जो जननी कहते हैं, वो जननी किस सभ्यता को कहते हैं? तो गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं। वहीं अगर आपसे प्रश्न पूछे कि ताम्रवती नगरी किस सभ्यता को कहा जाता है, यानी ताम्रवती नगरी, तो ताम्रवती नगरी जो कहते हैं वो कहते हैं अपन अहाड़ सभ्यता उदयपुर को कहते हैं। और ये ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी के नाम से पुकारी जाती है, या इसी सभ्यता को कहते हैं ताम्र संचयी सभ्यता। ताम्र संचयी जो सभ्यता कहते हैं वो सभ्यता किसको कहते हैं? तो कहते हैं अपने इस गणेश्वर सभ्यता का ही एक उपनाम है, ताम्र संचयी सभ्यता के नाम से ये पुकारी जाती है। इसके बाद अगर बात करें इसके अंतर्गत है तो ये देखो ताम्रकालीन सभ्यताओं में, ताम्रकालीन सभ्यताओं में ये सभ्यता सबसे प्राचीन है। यानी राजस्थान की जो ताम्रयुगीन जो सभ्यता है, यानी जिसमें तांबे के उपकरण मिले, उनकी अगर बात करें तो इनके अंतर्गत ये क्या है? सबसे प्राचीन सभ्यता है, सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। क्योंकि अगर इसका कालक्रम की अगर बात करें, इस सभ्यता का काल का, तो काल की बात करें तो रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार इसका जो समय है, यानी देखो रेडियो कार्बन यानी सी कार्बन पद्धति से इनका जो समय आता है वो समय आता है 2800 ईसा पूर्व का। 2800 ईसा पूर्व का जो समय है वो सी कार्बन यानी रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार गणेश्वर सभ्यता का जो कालक्रम है, यानी जो काल है वो 2800 ईसा पूर्व यानी बहुत प्राचीन है। तो ताम्रकालीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन जो सभ्यता मानी जाती है वो सभ्यता कौन सी मानी जाती है? तो गणेश्वर सभ्यता मानी जाती है। इस सभ्यता की जो खोज होती है, इस सभ्यता की खोज, तो इसकी खोज होती है 1977 ईस्वी में। 1977 ईस्वी में जो इसकी खोज करता है जिसका नाम है R.C. अग्रवाल। R.C. अग्रवाल यानी इसका पूरा जो नाम है वो नाम आता है रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल ने इस सभ्यता की 1977 में खोज की। चाहे खोज पूछे या चाहे उत्खनन करता पूछे, एक ही व्यक्ति पढ़ा जाता है R.C. अग्रवाल। आपको ध्यान रखिए अहाड़ सभ्यता में भी इस व्यक्ति का नाम आया। अहाड़ सभ्यता में इन्होंने धूलकोट टिल्ले की खोज की थी 1954 ईस्वी के अंतर्गत। तो लेकिन अहाड़ सभ्यता की जो खोज करता है वो अक्षय कीर्ति व्यास है।
तो इस व्यक्ति का नाम आहड़ सभ्यता से भी जुड़ रखा है, धूलकोट टिल्ले से जुड़ रखा है, लेकिन गणेश्वर सभ्यता से एक ही व्यक्ति का नाम आता है, वो आता है रतन चंद्र अग्रवाल आता है। अगली बात करें इस सभ्यता से, तो ये सभ्यता जो है वो कौन सी है, ताम्रकालीन। यानी इस सभ्यता से जो उपकरण मिले वो उपकरण अपन को किसके मिलते हैं, तांबे के यानी तांबे धातु के उपकरण मिले, तांबे के उपकरण मिलते हैं यहाँ पे। और तांबे के उपकरणों के अंतर्गत यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा तांबे के उपकरण मिले। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक जो तांबे के उपकरण मिलते हैं वो उपकरण मिलते हैं इस सभ्यता में, क्योंकि इस सभ्यता की जो खोज होती है वो 1977 में होती है। लेकिन स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता से पहले अगर तांबे के उपकरण राजस्थान के अंतर्गत मिले तो वो सभ्यता है कुराड़ा सभ्यता। और कुराड़ा जो सभ्यता है ये सभ्यता राजस्थान में औजारों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, जो पर्वतसर नागौर के अंतर्गत आती है। कुराड़ा सभ्यता पर्वतसर नागौर के अंतर्गत आती है, जो स्वतंत्रता से पहले यहाँ पे तांबे के उपकरण मिले, यानी यहाँ पे तांबे के सिक्के मिलते हैं। और स्वतंत्रता के बाद अगर बात करें तांबे के सर्वाधिक उपकरण तो वो मिले अपने गणेश्वर सभ्यता से। और तांबे के उपकरण में क्या यहाँ पे विशेष है, तो एक चीज़ आपको यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पे मछली पकड़ने का कांटा, मछली पकड़ने का तांबे से निर्मित जो कांटा मिलता है वो किस सभ्यता से मिलता है, तो गणेश्वर सभ्यता से मिलता है, ध्यान रखना। उसके बाद अपन तांबे के अस्त्र शस्त्र कुल्हाड़े जितने भी यहाँ पे मतलब तांबे की जो आवश्यकता अपने घरों के अंदर रहती थी वो सारे तांबे से निर्मित थे। इनमें सबसे ज़्यादा जो आईएमपी है वो आईएमपी मछली पकड़ने का कांटा अन्य सभ्यताओं से नहीं मिलता है। आहड़ सभ्यता भी एक ताम्रकालीन थी, जिससे तांबे गलाने की जो भटिया मिली थी वो अपन को मिली थी आहड़ सभ्यता से मिली। यहाँ पे तांबे से निर्मित मछली पकड़ने का कांटा मिला, अन्य सारे यहाँ पे औजार मिलते ही आपको, कुल्हाड़े अस्त्र शस्त्र लगभग सारे इस सभ्यता के अंतर्गत मिलते हैं। इसके बाद देखो इस सभ्यता से मिट्टी से निर्मित एक मर्दबांड मिलता है, यानी मिट्टी से निर्मित यहाँ पे इस सभ्यता में एक मर्दबांड मिला है। और उस मर्दबांड को जो कहते हैं वो कहते हैं कर्पण वर्णी मर्दबांड। तो कर्पण वर्णी मर्दबांड जो मिलता है वो किस सभ्यता से मिलता है, तो गणेश्वर सभ्यता से मिलता है, ध्यान रखिए। और अन्य राजस्थान की सारी जो विशेषताओं में अगर बात करें इस सभ्यता में अलग क्या है, तो देखो राजस्थान की जो अन्य जो सभ्यता है जो अपन ने पढ़ ली है, उन सभ्यता में जो मकान मिले वो कच्ची ईंटों से निर्मित मकान, या कालीबंगा में पक्की ईंटों से भी मिले, कच्ची ईंटों से भी मिले थे। आहड़ सभ्यता में भी अपने कच्ची ईंटों से पक्की ईंटों से मिलते हैं। लेकिन अपनी जो गणेश्वर सभ्यता है, इस गणेश्वर सभ्यता में जो मकान मिलते हैं ये मकान पत्थरों से निर्मित, यानी राजस्थान की एकमात्र जो सभ्यता है इस सभ्यता में मकान पत्थरों से निर्मित मिलते हैं। बाकी जितनी भी जो सभ्यता है उसमें मकान ईंटों से निर्मित मिलते हैं, तो ये आप ध्यान रखें। तो ये थी अपनी गणेश्वर सभ्यता। अगले पार्ट के अंतर्गत अपन और राजस्थान के अन्य सभ्यता, नगरी है, सुनारी है, रेड सभ्यता, उनको लेके आएंगे। आपने न्यू मॉर्निंग क्लासेस यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर ले, क्योंकि इस पे अपन राजस्थान जीके या अन्य कंपटीशन जो भी होता है उसमें मैथ, इंडिया जीके सारे के सारे अपन इनके अंतर्गत वीडियो डालते हैं, तो आप उनको ज़रूर देखें। धन्यवाद।